हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस लाइव क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके जो कृषि रसायन विज्ञान की किताब है कक्षा 12 की, इसके जितने भी आपके चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज यानी कि एबीसीडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सभी मैं आपको एक ही क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ साथ जेट, आईसीआर और सीयूईटी के जो आप एग्जाम दोगे उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी कभी कभी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास को पूरा अटेंड करिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रोमांचक क्लास। यहां पर हम बात करने वाले हैं, क्लास शुरू होने से पहले आपको इस क्लास के अलावा 2 क्लासेस और मिलेगी जिसमें आपको एग्रीकल्चर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वो क्लास भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास भी आपको मिल जाएगी जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, सीयूईटी और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन फर्स्ट की, जिसमें यहाँ पर दिया गया है खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत कितना पाया जाता है। ऑप्शन ए है 50%, बी है 40%, सी है 45% और डी है 35%। आपको कमेंट लाइव चैट बॉक्स में करना है। अगर लाइव चैट बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिल्कुल फास्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 45%। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक कौन सा है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है आपका पैतृक पदार्थ, बी है जलवायु, सी है आपका समय और डी है आपका धरातल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मृदा निर्माण में सक्रिय कारक होता है जलवायु। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया है, चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है। ए है आपका भौतिक, बी है रासायनिक, सी है जैविक और डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है। अपक्षय मतलब होता है टूटना, विभाजन होना। ठीक है, चट्टानों के अपक्षय के बाद में मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयोग सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें यहाँ पर दिया गया है, अपक्षय के द्वारा खनिजों के साथ जल अणुओं के रासायनिक संयोग को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लगाएंगे। यहाँ पर ए है आपका जल विश्लेषण, बी है आपका ऑक्सीकरण, सी है आपका अपचयन और डी है जल योजन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, जल योजन कहा जाता है। खनिजों के साथ जब जल के अणु मिलते हैं तो उसके रासायनिक संयोग को हम जल योजन कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण क्या है। इंपॉर्टेंट लगाइए, सीयूईटी एग्जाम के लिए और जेट एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है स्लेटी पत्थर, बी है पीट, सी है संगमरमर और डी है अब्रक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, से इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर, जिसको अपन मार्बल भी बोलते हैं। सफ़ेद मार्बल और अलग अलग प्रकार के मार्बल आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें यहाँ पर दिया है, वायुमंडल में भारात्मक दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशतता किसकी पाई जाती है। ए है आपका नाइट्रोजन, बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी है जल वाष्प और डी है ऑक्सीजन। बताइए वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशतता किसकी पाई जाती है भारात्मक दृष्टि से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल यहाँ पर जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। उससे पहले छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा, अगर आप जेट 2025, सीयूईटी 2025 या कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके नए बैच शुरू होने वाले हैं अजमेर में और इसी के साथ साथ पीसांगन के अंदर। ये हमारे कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो पिछले गत वर्ष में सेलेक्ट हुए हैं, जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो अगर आपको जेट, सीयूईटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक के रिगार्डिंग अगर अजमेर और पीसांगन में आपको कोचिंग करनी है और आप इसके आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल इंपीरियल एग्रो क्लासेस अजमेर के ये जो हेल्पलाइन नंबर नीचे दिए गए हैं इन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें यहाँ पर दिया है कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान कौन सी होगी। ए है आपका डायोराइट, बी है लाइमस्टोन, सी है बेसाल्ट और डी है ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन जिसको अपन चूना पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, चूना पत्थर भी इसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, भूपपड़ी में ऑक्सीजन व सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं, बताना है आपको। भूपपड़ी यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन यानी कि O2 और सिलिकॉन यानी कि Si का आपको प्रतिशत बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर 60%, 80%, 75% या 90%। तो यहाँ पर से इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। अगला सवाल देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर, अब बात करने वाले हैं चैप्टर दूसरा यहाँ पर आ गया है। दूसरा जो चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है। खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए है 0.5 से 10%, बी है आपका 1 से 5%, सी है आपका 0.1 से 5% और डी है 0.1 से 0.5%। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, चैप्टर नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला 0.1 से लेकर 5% तक खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ उपस्थित हो सकता है। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है। यहाँ पर ये पूछ रहा है CN अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ये CN अनुपात जब आप उद्यान प्रबंधन पढ़ेंगे यानी कि ऑर्चार्ड मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। वहां पर C का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है और N का मतलब नाइट्रोजन ही होता है, लेकिन यहाँ पर C का मतलब कार्बन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 से लेकर 9:1 के बीच में ये रेशो रहता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया है, मृदा में जीवांश पदार्थ के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होंगे। केवल पौधे व जंतु, केवल जंतु या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। मृदा में जीवांश पदार्थ के प्रमुख स्रोत, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पौधे और जंतु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है आपका 5 डिग्री सेल्सियस से कम, बी है आपका 40 डिग्री सेल्सियस से कम, सी है आपका 10 से 20 डिग्री सेल्सियस और डी है आपका 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस या सेंटीग्रेड एक ही बात है, इसका जो डिस्कवर है वो सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए सेंटीग्रेड को कभी कभी सेल्सियस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया है, जीवांश पदार्थ से मृदा की धनायन क्षमता होती है, यानी कि धनायन क्षमता कैसी होगी। धनायन क्षमता घट जाएगी, धनायन क्षमता बढ़ जाएगी, धनायन क्षमता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए, घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तनशील या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर की बात करते हैं, इससे धनायन क्षमता बढ़ जाती है। धनायन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। अगला सवाल है, जीवांश पदार्थ से मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, अप्रभावित रहती है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल यहाँ पर सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ इस लाइव सेशन में, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 में, जो आपकी जीवांश पदार्थ से मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता है बढ़ जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं, बताइए, सरल एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु, जटिल एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु, बहुकोशिकीय सूक्ष्म जंतु या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सरलतम एक कोशिकीय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरलतम एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या है। फंजाई जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं, कवक के नाम से भी जानते हैं। पादपों में सबसे ज्यादा रोग किसके द्वारा फैलाए जाते हैं, ध्यान रखना, पादपों में सबसे ज्यादा रोग कवक के द्वारा फैलाए जाते हैं। और जब आप पशु रोग पढ़ेंगे तो पशु रोग में सबसे ज़्यादा रोग जो है वो ध्यान रखना बेटा, पशु रोग में सबसे ज़्यादा रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आगे आपको ये प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर हो जाएगा 4 से
5 pH पर सबसे ज़्यादा ये क्या रहते हैं, सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। pH की अगर बात करते हैं, आगे प्रश्न आएगा, सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। इसके स्केल पर 0 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, नामांकन अंकित रहते हैं, ये इसकी रेंज होती है। और 6.9 तक ये क्या होता है, अम्लीय होता है। और उसके बाद में 7 पर उदासीन, और 7 से लेकर 14 तक ये क्या होता है, 7.1 से लेकर 14 तक ये क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिणित हो जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रश्न को भी आपको इम्पोर्टेंट लगाना है, इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट लगाना है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर नाइट्रीकरण, बच्चे इसका जवाब देते हैं नाइट्रीकरण, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण की अनेक प्रक्रमों द्वारा मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना, नाइट्रेट खत्म हो रहा है, लुप्त हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा। ए है आपका विनाइट्रीकरण, बी है आपका नाइट्रीकरण, सी है अमोनीकरण और डी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बताइए क्या होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, और वही क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिसको एन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा विनाइट्रीकरण। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में स्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कहलाता है। बताइए, विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या इनमें से कोई नहीं, ए, बी, सी या डी। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में स्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन बी जो बच्चे जवाब दे रहे हैं नाइट्रीकरण, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से, जिसमें यहाँ पर दिया है, मृदा कोलाइड कणों का आकार क्या होता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जेट एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है, जेट एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, जेट 2025 में आने की संभावना है। ए है आपका 200 से 300 मिली माइक्रोन, बी है आपका 1 से 100 मिली माइक्रोन, सी है आपका 1 से 5 सेंटीमीटर, डी है आपका 600 से लेकर 800 मिली माइक्रोन। चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन यानी कि बी ऑप्शन जवाब देते हैं, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से 2:1 टाइप का मृत्तिका खनिज कौन सा होगा। मृत्तिका जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं, जिसको अपन और क्ले के नाम से भी जानते हैं, क्ले नाम से भी जिसको जाना जाता है, तो उसमें ऑप्शन ए है केओलिनाइट, बी है क्लोरेट, सी है मोंट मोरिलोनाइट और डी है उपयुक्त सभी। इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, पीछे एग्जाम में ये पूछे गए हैं, जेट एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं मोंट मोरिलोनाइट, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, मोंट मोरिलोनाइट। ये एक प्रकार का क्या है, मृत्तिका खनिज। केओलिनाइट भी खनिज है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इलाइट भी होता है, वो भी खनिज होता है। ठीक है, अगला है, कोलाइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है। बताइए, कोलाइड रसायन का जनक कौन होगा। डोक्यूचेव, जेनी, थॉमस ग्राहम या जोफे। ए, बी, सी या डी। वीवी डोक्यूचेव की बात करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं। वीवी डोक्यूचेव जो है वो पेडोलॉजी के जनक है या मृदा विज्ञान के जनक है। ध्यान रखना, पेडोलॉजी के जनक या मृदा विज्ञान के जनक आपसे पूछ ले तो वो कौन हो जाएंगे, वीवी डोक्यूचेव। और थॉमस ग्राहम जो है वो क्या है, कोलाइड रसायन के जनक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर से हो जाएगा। अगला है, मृदा कार्बनिक कोलाइड कौन सा होगा। केओलिनाइट, सेपोनाइट, ह्यूमस या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं से। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके जो ह्यूमस होता है वो मृदा में पाया जाने वाला एक उपजाऊ काला पदार्थ होता है, जो कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। अगर ह्यूमस की मात्रा अच्छी होगी तो मृदा उपजाऊ होती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कार्बनिक कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। बताना है आपको, कार्बनिक कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। 3 से 10, 10 से 30, 150 से 300, 70 से 80। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 150 से लेकर 300 सेंटीमोल। ठीक है, अगला सवाल देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आ गया है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सबसे अधिक CEC किसकी होती है।
ठीक है। CEC की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है। ए है आपको केओलिनाइट, बी है आपका ह्यूमस, सी है क्लोराइड और डी है इलाइट। ये CEC क्या होता है आप कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अभी नहीं, कमेंट अभी आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। जिनका सबसे अच्छा जवाब होगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया है निम्न में से सबसे अधिक CEC किसकी होती है। बी ऑप्शन बच्चों का जवाब है, ह्यूमस की सबसे ज़्यादा CEC होती है, ठीक है। एक है अगला यहाँ पर प्रश्न, आयन विनिमय एक प्रकार का प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, बी है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ये क्या होगा। आयन विनिमय की बात करते हैं तो आयन विनिमय जो है एक प्रकार की उत्क्रमणीय प्रक्रिया या अभिक्रिया है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बेटा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यहाँ पर दिया है क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन की प्रधानता पाई जाती है। इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न को। क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन की प्रधानता पाई जाती है। सोडियम आयन की, कैल्शियम आयन की, हाइड्रोजन आयन की, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बच्चे देते हैं सोडियम आयन यानी कि Na+। अगला सवाल है विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर विनिमय जो है वो किस प्रकार से होगा। ए है आपका कम होगा, बी है अधिक होगा, सी है बराबर होगा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर विनिमय भी क्या हो जाएगा, अधिक होगा। विनिमय भी क्या होगा, अधिक होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया है धनायन विनिमय के विपरीत ऋणायनों को रखने की क्षमता बढ़ती है, किसके साथ बढ़ेगी। अम्लता के साथ, क्षारीयता के साथ, अम्लीयता व क्षारीयता के साथ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं अम्लता के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सबका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला है ऋणायन विनिमय को कहते हैं। ऋणायन विनिमय को क्या कहते हैं। अम्ल विनिमय कहते हैं, भस्म विनिमय कहते हैं, धनायन विनिमय कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। ऋणायन विनिमय को क्या कहा जाता है। ऋणायन विनिमय को क्या कहा जाता है। अम्ल विनिमय। बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा। आप लोगों के कमेंट से ज़्यादा मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों के कमेंट के जवाब ना देकर मैं इस क्लास को कम समय में करवाना चाह रहा हूं, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को समझ सके, गेन कर सके, ठीक है। बिल्कुल उसके बाद में अपन बातचीत करेंगे। अगला यहाँ पर दिया है कार्बनिक पदार्थ की औसत धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, बताना है आपको। यह 200 सेंटीमोल, 80 सेंटीमोल, 30 सेंटीमोल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 में A, B, C या D। यहाँ पर कुछ बच्चे इसका जवाब देते हैं ए, यहाँ पर 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। आ गया, इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए बेटा क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पीएच शब्द किसने दिया था। अभी इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, चैप्टर 5 है ये, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। बताइए पीएच शब्द किसने दिया था। ए है आपका सोरेनसन, ब्रेमेन, या नेल्सन और टिंडेल। तो सबको पता है सोरेनसन ने पीएच शब्द को डिस्कवर किया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर दिया है पीएच स्केल से पीएच जब मापते हैं तो उसकी सीमा क्या है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है 1 से 14, 0 से 14, 1 से 7, या 7 से 14। चलिए बिल्कुल इजी है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखिए एक बार प्रश्न पूछा गया था जेट एग्जाम में, जो वर्षा जल होता है उसका पीएच कितना होता है। तो वर्षा जल जो होता है उसका पीएच होता है लाइट एसिडिक, यानी कि हल्का अम्लीय। तो ध्यान रखना वर्षा जल का पीएच कितना होता है, लाइट एसिडिक 6.5 से लेकर 6.7 तक इसका पीएच होता है, यानी कि हल्का अम्लीय जल होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है पीएच व पीओएच का योग सदैव होता है 10 पर, 14 पर, 8 पर, या 14 पर। बताना है आपको। यहाँ पर दो ऑप्शन जो है थोड़े बाय मिस्टेक डबल प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर भी 14 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर 14 ही होगा, ठीक है। 14 बी मान लीजिए या ए मान लीजिए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने सेम ऐसी ही एक क्लास और अवेलेबल है जिसमें मैंने एग्रीकल्चर के 12th बोर्ड के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और ऐसी ही एक क्लास और है जिसमें मैंने एग्रीकल्चर बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चन करवाए हैं जो किताब के पीछे दे रखे हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। वो जेट और CUET एग्ज़ाम, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस का रिवीजन कर पाएं।
अगला सवाल देखिए बेटा क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें यहाँ पर दिया है मृदा का उभय प्रतिरोधन किसके परिवर्तन में प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। ए है कार्बनिक पदार्थ की, बी है अपक्षय की, सी है गाढ़ता या डी है पीएच। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे जवाब देते हैं डी, बिल्कुल पीएच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उभय प्रतिरोध क्षमता दर्शाती है, अम्लता को दर्शाती है, क्षारीयता को दर्शाती है, ए और बी दोनों को दर्शाती है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन देखते ही पहले ही जवाब दे देते हैं, बिल्कुल 5 इसका राइट क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसका राइट आंसर हो जाएगा से, यानी कि ए और बी दोनों को ही दर्शाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें यहाँ पर दिया है लवणीय व क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं, शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, शुष्क व आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। हाँ चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 6 लवणीय व क्षारीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान में लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु कैसी है ये भी आप लोग जानते हो, शुष्क जलवायु है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क जलवायु में। ठीक है, और आर्द्र जलवायु में कौन सी पाई जाएगी, आर्द्र जलवायु में पाई जाएगी या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी अम्लीय मृदा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है अम्लीय मृदा का पीएच मान आपको बताना है कितना है। अभी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, 7 से कम होगा, 8.5, 8.5 से 10 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता है अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है हमेशा। ठीक है, 7 से कम होता है। अगला सवाल केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। इस प्रकार के प्रश्न कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो आगामी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 है उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी केमिस्ट्री के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कानपुर, करनाल, नागपुर और भोपाल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे देते हैं करनाल, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। उससे पहले मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, बताइए भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। कमेंट करके आपको बताना है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगला है राजस्थान में लवण प्रभावित यानी कि सेल्फ नहीं है, ये साल्ट है ना, साल्ट अफेक्टेड मृदाओं का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये आपसे कितना है। 3.74 लाख, 15 लाख, 0.5 लाख या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये जो एरिया आपको बताना है ये हेक्टर में बताना है आपको, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चे जवाब देते हैं 3.74 लाख हेक्टर, बिल्कुल। और 1 हेक्टर की बात करते हैं तो 1 हेक्टर में होते हैं 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, या एक और आपसे पूछ सकता है 2.47 एकड़। ठीक है, तो ये भी बीच बीच में मैं आपको प्रश्न बताते जाऊंगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें यहाँ पर दिया है अम्लीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 केमिस्ट्री। यहाँ पर ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। जिप्सम से, पायराइट से, फास्फोजिप्सम से या चूने वाले पदार्थ से अम्लीय मृदाओं को सुधारा जाता है। हाँ बिल्कुल, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने का इस्तेमाल करते हैं, सही जवाब है। और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए आपको पता है, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है, तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का दे राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम या फिर फास्फोजिप्सम, जिसको फास्फोजिप्सम भी एक प्रकार का आता है। ठीक है, पायराइट से भी सुधार सकते हैं। एक बार बोर्ड एग्जाम में पायराइट का सूत्र पूछा था, FeS2, इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा याद कर लेना, FeS2। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर देखना, बोर्ड एग्जाम 2023 का या 22 का पेपर देखोगे, उसमें ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा गया है कि पायराइट्स का सूत्र क्या होगा, तो पायराइट का सूत्र आता है FeS2। ठीक है, अगला सवाल बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, यानी कि कृषि पर्यवेक्षक 2026 के लिए भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। 23.2%, 50%, 5% या 0.5%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 23.2%। अगर आपसे पूछ ले जिप्सम में सल्फर की मात्रा, तो जिप्सम में सल्फर की मात्रा भी ध्यान रखना बेटा, लगभग 18% के समथिंग, 18 से 19% के समथिंग इसमें सल्फर पाया जाता है। किसी किसी किताब में कैल्शियम का जो परसेंटेज है वो आपको 29 भी मिल सकता है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। राजस्थान में पायराइट कहाँ पर पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 8, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या सीकर। राजस्थान के अंदर अगर पायराइट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे सीकर जवाब देते हैं, बिल्कुल सबका सही जवाब
हो जाएगा। सीकर के अंदर पायराइट पाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें यहाँ पर दिया है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, ए है आपका CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, बी है CaO, सी है CaOH2 या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी बच्चों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर से CaOH2। अगला पायराइट का सूत्र जो कि हमने पहले डिस्कस किया था FeS2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर आ गया है। क्लास छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम समय में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, आप भी बने रहिए। अगला सवाल है पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व इनमें से कौन सा होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या उपरोक्त सभी? तो आप लोग जानते हो N, P और K ये तो होते हैं प्राथमिक, और Ca, Mg और S ये होते हैं आपके सेकेंडरी। ठीक है, यानी कि द्वितीयक पोषक तत्व इसको कह सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जो कसौटी दी थी वो किसने दी थी? आर्नोल्ड ने, स्वामीनाथन ने, आइंस्टीन ने या वेंकटरमन ने? तो ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। ये आर्नोल्ड ने दी थी। कब दी थी बेटा? 1939 में दी थी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए निकोलस, उन्होंने 4 तत्वों की और खोज की, और 4 तत्वों की खोज करके उन्होंने बताया कि क्रियात्मक पोषक तत्व भी होते हैं, जिसमें है सिलिकॉन, वेनेडियम, कोबाल्ट और एक पोषक तत्व जो है वो और रहता है। ठीक है, 4 तत्व होते हैं, सिलिकॉन, वेनेडियम, कोबाल्ट और एक और था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना कि वो चौथा क्रियात्मक पोषक तत्व कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का उपयोग या नाइट्रोजन का उद्ग्रहण या नाइट्रोजन का अपटेक कैसे करते हैं? NH2 की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, NO3 की फॉर्म में या NO2- की फॉर्म में? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बच्चे यहाँ पर लिखते हैं NO3-, सबका सही जवाब हो जाएगा। और NH4+ होता है अमोनियम, जो कि धान यानी कि गेहूं के धान यानी कि चावल के लिए उपयोगी है। ठीक है, हाँ। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, धान का खेरा रोग। धान का खेरा रोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट में भी इसके सवाल आ सकते हैं, पीछे पूछा भी गया है। Fe यानी कि आयरन हो गया, Zn यानी कि जिंक हो गया, Cu यानी कि आपका कॉपर हो गया, K यानी कि पोटेशियम हो गया। तो धान का खेरा रोग जो है वो जस्ते की कमी से होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूछ ले इसकी खोज किसने की थी? तो डॉक्टर YL नेने ने की थी। कहाँ पर की थी? तो पंतनगर के अंदर की थी। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मत कहना कि सर ये क्लास हम देख लेते क्लास काश तो 2-4 क्वेश्चंस और सही हो जाते। अगला है अधिकांश पोषक तत्व किस मृदा pH पर उपलब्ध होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय पर होंगे, क्षारीय पर होंगे, उदासीन पर होंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन। उदासीन pH जो होता है यानी कि pH 7 उस पर होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, उससे पहले फिर जानकारी देना चाहता हूं कि कृषि पर्यवेक्षक जेट और CUET के नए बैच अजमेर और पीसांगन में चालू हो रहे हैं। ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो पिछले सालों में सिलेक्ट हुए हैं, अभी 2 ही साल हुए हैं इंस्टीट्यूट को चलते हुए। अगर आप भी 11th-12th के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जेट, CUET या कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं, तो अजमेर वाली जो ब्रांच है, मेन ब्रांच, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, पीसांगन में भी एडमिशन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा जेट का बैच है वो यहाँ पर 1 अप्रैल से चालू होने वाला है। जेट का बैच जो है 1 अप्रैल से अजमेर और पीसांगन दोनों ही जगह पर चालू होने वाला है। अगला सवाल यहाँ पर दिया है एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण बताना है। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो चुका है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या डाई अमोनियम फास्फेट? बताइए एमाइड युक्त उर्वरक कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। यूरिया 46% इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें बायोयूरेट भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला सवाल यहाँ पर दिया है अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा पर क्या प्रभाव डालता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या कोई नहीं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या कोई नहीं? तो अमोनियम सल्फेट उर्वरक की अगर अपन बात करते हैं तो ये एक प्रकार से आपको मृदा के अंदर अम्लीय प्रभाव डालता है और इसके अंदर 21% के समथिंग क्या होता है? 21% के समथिंग इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अगला है DAP उर्वरक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। DAP उर्वरक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? A, B, C या D? यहाँ पर बात करते हैं NH2CONH2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये यूरिया का सूत्र है बेटा। किसका सूत्र है? यूरिया का सूत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज होगे और कहोगे कि यार सर आपने ये हमें पहले बताया नहीं। DAP की बात करते हैं।
डीएपी जो उर्वरक है, जो फॉर्मूला उर्वरक है उसका जो फॉर्मूला होगा H2PO4, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, CaHPO4 2, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल विलेय फास्फोरस का जवाब देना है आपको। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जल विलेय फास्फोरस का उदाहरण क्या होगा। जल विलेय फास्फोरस P2O5 P4 3- HPO4 2- या H2PO4-। क्वेश्चन नंबर 4 H2PO4-, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। अगला, सोडियम नाइट्रेट उर्वरक का मृदा पर क्या प्रभाव रहेगा बताइए। सोडियम नाइट्रेट क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या कोई नहीं। तो सोडियम वाले जितने भी होते हैं, आपको पता है सोडियम यानी कि नमक खारा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखना है, क्षारीय यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 का है। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, बस अब थोड़ी सी ही क्लास बची है। आपको क्लास को बड़े ही केयरफुली इसको देखना है, क्लास खत्म होने वाली है, लेकिन पूरी बुक के क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास है। अगला, किसी विषय के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं। विज्ञान कहते हैं, सब लोग जानते हैं। जिप्सम का उपयोग भूमि के सुधार में किया जाता है। जिप्सम को अपन क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए करते हैं, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, फास्फोरस युक्त उर्वरकों से फसलें फास्फोरस का उपयोग कर पाती है, कितने % फास्फोरस का उपयोग कर पाती है। 5 से 10%, ऑप्शन बी 5 से 20%, 5 से 30% या 5 से 40%, ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा से वाला, 5 से लेकर 30% तक फास्फोरस का उपयोग कर पाती है। अगला सवाल है यहाँ पर, कृषि रसायनों से जल प्रदूषित होता है। कृषि रसायनों से जल प्रदूषित कितना प्रदूषित होता है। वर्षा जल के साथ बहकर जाने से, अपक्षालन से, औद्योगिक संस्थानों के बहिस्त्राव से या उपरोक्त सभी। जल कैसे प्रदूषित होगा, जल कैसे प्रदूषित होगा, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं सभी, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सब जगह से क्या होता है, नुकसान होता है और जल जो है प्रदूषित होता है। अगला सवाल यहाँ पर है, सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायन के डब्बे पर चेतावनी होती। इसको बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग या हरा रंग। जो जहरीले होते हैं, सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायन होते हैं, आप लोगों ने कभी कीटनाशक या कोई खरपतवारनाशी खरीदा होगा तो उनके ऊपर ये चेतावनी लिखी हुई आती है, बिल्कुल लाल। बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा आपको बतानी है। संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, इजी सवाल है, 21%, कहीं कहीं इसको 20.8 से लेकर 9% भी लिखा जाता है, तो वो भी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें यहाँ पर दिया है, मृदा जल से जल में परिवर्तन क्या होता है। जल प्रदूषण से जल में क्या परिवर्तन होगा बताइए। जल के भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, जल के जैविक गुणों में या सभी। तो यहाँ पर इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी गुणों में परिवर्तन होगा बेटा। वायु प्रदूषण का कारण क्या है, गैस निकल रही है उससे, कारखानों से जो उत्सर्जित गैस है उससे, पटाखों से, बिल्कुल यहाँ पे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है, वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या है। कैंसर होता है, टॉन्सिल रोग होता है, एलर्जी होती है, इनमें सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे ही इनसे रोग होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर 10 आ गया है, जिसमें दिया है, इसमें से कौन सी शर्करा है ये आपको बतानी है। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है या उपरोक्त सारी की सारी ही शर्कराएं हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 10 के अंदर बच्चे इसका जवाब देते हैं कि सारी की सारी ही सर शर्कराएं, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो फ्रुक्टोज जो है वो मुख्य रूप से फल में पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज, दूसरा है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, सी है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज और डी है इनमें से कोई नहीं। सुक्रोज जो है वो बनती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनती है, ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 3, जिसमें दिया है, निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या माल्टोज। तो माल्टोज जो है वो पॉलीसेकेराइड नहीं है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, लार में टाइलिन पाया जाता है। ये सवाल आपके बायोलॉजी में भी आ सकते हैं। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। यह आपके एग्रीकल्चर में भी है, यह आपके बायोलॉजी में भी है और ये आपके केमिस्ट्री में भी। ये क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है, विटामिन के क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको,
हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। विटामिन ए बच्चे जवाब देते हैं, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। और बताइए बेरी बेरी रोग जो होता है, अब आपसे पूछ रहा हूँ जो बेरी बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, कमेंट करके आपको जवाब देना है, कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। अगला निम्न में से प्रातीक परिरक्षक है, बताइए। ये प्रातीक नहीं है, ये स्थायी परिरक्षक पूछ रहा है आपसे, ठीक है, आपसे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी, ठीक है। प्रातीक परिरक्षक भी इसको अपन कह सकते हैं, चीनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए बेटा क्या है। अच्छा, सोडियम बेंजोएट का सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सोडियम बेंजोएट के लिए पूछता है किसके परिरक्षण में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट सॉस के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड पेय पदार्थों में, जो कि कलरफुल नहीं होने चाहिए, तभी उनका परिरक्षण कर सकते हैं, वरना वो मटमैला कर देता है, उसके कलर को खराब कर देता है। अगला है चने की बीजी को कौन सा जैव उर्वरक उपचारित करने में उपयोग करते हैं, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोला या एजोस्पिरिलम, ठीक है। अब एजोला का उपयोग तो सबको पता है, एजोला का उपयोग किस में करते हैं, धान में करते हैं, ठीक है। आगे के बाद समझ में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। अगला है एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया धान में करते हैं। धान की मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ चावल की, यानी कि पेडी की, राइस की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा, जैविक खाद भूमि की कौन सी अवस्था पर प्रभाव डालती है। तो जैविक खाद जो है वो जैविक दशा भी सुधारती है, रासायनिक दशा भी सुधारती है, भौतिक दशा भी सुधारती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पीछे सुपरवाइजर में पूछा गया था कि एक बार डाली गई जैविक खाद कितने साल तक प्रभाव दिखाती है, तो 2 से 3 साल तक अपना प्रभाव दिखाती है। अगला है फास्फेट विलेय बैक्टीरिया, फास्फेट विलेय बैक्टीरिया बताइए, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, स्यूडोमोनास या इनमें से कोई नहीं। तो फास्फेट, इनमें से कोई भी फास्फेट विलेय बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चैप्टर 12, ये लास्ट चैप्टर है बेटा, और इस चैप्टर में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं। इस क्लास को ख़त्म करने वाला हूँ मैं, आप लगातार बने रहिए। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं खीस का अपेक्षित घनत्व, डेयरी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। खीस का अपेक्षित घनत्व, बच्चा सीधा लिख रहा है 1.040 से 080, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.040 से 1.080, ठीक है। गाय के दूध में दुग्धम पाया जाता है, बताना दुग्धम क्या होता है। दुग्धम की बात करते हैं, दुग्धम अपन बोलते हैं दूध की जो शर्करा होती है, दूध की शर्करा क्या कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है। क्या कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है। सर आप दिख नहीं रहे हैं बेटा, मेरा दिखना जरूरी है या आपको व्हाइट बोर्ड दिखना जरूरी है, बताइए। मेरा दिखना जरूरी है, व्हाइट बोर्ड दिखना जरूरी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखूँ या नहीं दिखूँ, आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे और बिल्कुल अच्छे से उनको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। हाँ, ABCD बच्चे भी जवाब देते हैं, 4.90% तक इसमें पाया जाता है, ठीक है। जो दूध हल्का मीठा लगता है वो दूध की शर्करा जो होती है उसी के कारण लगता है, और ये लैक्टोज ही बाद में लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया में बदलते हैं, जिससे दूध दही में परिवर्तित होता है। फिर रिपीट कर देता हूँ, सेम ऐसी ही क्लास मैंने एग्रीकल्चर की ली है, सेम ऐसी ही क्लास मैंने एग्रीकल्चर बायोलॉजी की ली है। तो ये दोनों ही क्लासें आपको मिल जाएगी, जिससे आप बोर्ड परीक्षा 2025 की बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके परीक्षा दे पाएंगे। इसके अलावा ये जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र CUET परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं। तो ये क्लासें आपको मिल जाएगी, इनको जरूर अटेंड करिएगा। अगला सवाल देखिए, क्लास जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बेटा, प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती हैं तो आप सर्च करेंगे इंपीरियल एग्रो क्लासेस 12th बोर्ड परीक्षा 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उससे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेम इसी प्रकार का थंबनेल आपको देखने को मिलेगा, और मैं इन दोनों के लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैल्शियम, कैरोटीन, फास्फोरस या केसीन। तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। ये दूध की लगभग 80% प्रोटीन होती है, पूछेगा कितने परसेंट, 80%। और कैरोटीन के कारण क्या होता है, दूध का पीला रंग होता है, ठीक है। ध्यान रखना, कैरोटीन गाय के दूध में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए गाय का दूध हल्का पीला होता है। दूसरा है, दूध को दूषित करने वाली अप्रत्यक्ष अशुद्धि क्या है, धूल कण, बाल, मक्खी, मच्छर या जीवाणु। सीधा सा सवाल है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो उसमें अवेलेबल है। बाल होगा दिख जाएगा, मक्खी मच्छर होगा दिख जाएगा, धूल कण होगा दिख जाएगा, लेकिन जीवाणु नहीं दिखते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष अशुद्धि है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, कम तापमान अधिक समय में दूध को ताप व समय तक धारण करते हैं,
तो ये सवाल बताना है आपको, जिसको अपन बोलते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम की विधि बोलते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसके सवाल आपको जेट एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बच्चा लिखता है 63.630, बिल्कुल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 63.630। अगला सवाल देखिए बेटा क्या है। अच्छा, एक आपसे पूछ सकता है कि अधिक तापमान और कम समय वाली विधि कौन सी है, तो 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है, ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत बतानी है आपको। ताजे दूध की अम्लता 0.16 से 0.28, 11 से 16, 1 से 28 और 0.5 से 10, ABCD। हाँ, 0.11 से 16 बच्चा लिखता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लेक्टोमीटर पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम अंकित है और दूध का तापक्रम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो लेक्टोमीटर पाठ्यांक यानी कि LR की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो LR की फुल फॉर्म होती है लेक्टोमीटर रीडिंग में तापमान संशोधन कितना होगा, तो LR प्लस 0.8। ठीक है, लेक्टोमीटर रीडिंग में अगर लेक्टोमीटर रीडिंग से आपको संशोधित लेक्टोमीटर रीडिंग निकालनी है तो उसमें आप कितना जोड़ोगे, 0.8 जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे बेटा, 0.8 आप जोड़ सकते हो। ठीक है, सकते हो नहीं मतलब जोड़ोगे तभी आएगा। अगला सवाल, क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लिए दूध का तापक्रम कितना होता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा में बेटा आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सीधा उत्तर बता देता हूँ, 30 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापक्रम होना चाहिए। किसका, क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान। किसका तापमान बेटा, दूध का तापमान। अगला, गाय के घी की अपेक्षा भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी अधिक पीला होता है। मैंने पहले बताया था आपको, उसमें क्या होता है, कैरोटीन होता है। कैरोटीन एक्चुअल में क्या होता है, विटामिन ए होता है। ध्यान रखना, विटामिन ए की मात्रा भी उसमें ज़्यादा पाई जाती है। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, दही में दुग्धम की मात्रा कितनी होती है बताना है। दही में दुग्धम की मात्रा 4.4 से 4.9, 3.4 से 3.9, 5.4 से 5.9 या 2.4 से 2.9। जवाब देना है बेटा ABC या D। हाँ, 4.4 से 4.9, 10 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 4.4 से 4.9, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दूध में जामन, सब लोग जानते हो जामन जिसको स्टार्टर भी बोलते हैं, लगाने से पूर्व दूध का तापक्रम कितना होना चाहिए, सामान्य तापक्रम होना चाहिए। सामान्य तापक्रम मतलब जो कमरे का तापमान होता है वो तापमान, कमरे का तापमान कितना होता है, 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके मान लीजिए ऑप्शन आ जाता है 21, 26, 28 और 32, तो आपको 21 डिग्री को क्लिक करना है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, गाय के शुद्ध दूध से तैयार मावा उत्पादन कितना होता है। हालांकि इस प्रकार के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपके दिए गए हैं किताब के अंदर, तो मैं बता देता हूँ 18 से लेकर 20% मावा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला है, गाय के दूध से निर्मित छेना में प्रोटीन की प्रतिशतता बतानी, इंपॉर्टेंट है। 17.6 बच्चा जवाब देता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, 17.6%। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, पनीर बनाते समय दूध के पाश्चुरीकरण में 61 से 62 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखते हैं, 30 मिनट तक रखते हैं। बच्चा जवाब देता है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 30 मिनट तक रखा जाता है। अगला सवाल है, दूधशाला के बर्तनों की मशीन द्वारा सफाई करने के लिए सोडा का जो घोल है उसका परसेंट आपको बताना है, 0.5 से 1.8%। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी का सही जवाब है बेटा। अगला है, दूध में न्यूनतम वसा की कितनी मात्रा होती है। दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा 3%। सही इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाला पशु कारक है, प्रजाति, नस्ल, आहार या सभी। बताइए, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाला पशु कारक। देखिए, प्रजाति जो है वो भी प्रभावित करेगी, नस्ल भी प्रभावित करेगी और आहार भी प्रभावित करेगा। अच्छा आहार दोगे तो दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का आएगा। कोई अगर खराब नस्ल है तो अच्छा नस्ल दूध नहीं दे सकती, खराब प्रजाति है तो वो भी नहीं दे सकती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। किस माह में दूध की अंदर वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, नवंबर माह के अंदर। बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं नवंबर, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा 18। ठीक है, अगला सवाल देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक, ब्यूटारिक, प्रोपेनिक या लैक्टिक। पहले बताया था मैंने कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अगला, दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या कोई नहीं, तो दूध में पाया जाता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज, लैक्टिक ये दोनों ध्यान रख लेना। माल्टोज शहद में होता है, सुक्रोज गन्ने में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सुक्रोज गन्ने में, माल्टोज शहद में। ठीक है,
अब लास्ट बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अजमेर या अजमेर के आसपास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इंपीरियल एग्रो क्लासेस अजमेर में 1 अप्रैल से जेड CUET और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, अजमेर और पीसांगन दोनों ही जगह। ठीक है, तो आप उसकी प्रिपरेशन के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, दोनों ही स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच जो हैं अजमेर और पीसांगन दोनों ही जगह पर अवेलेबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप इस क्लास को कहाँ से अटेंड कर रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।